Good morning, everyone. Today I am going to start the topic vaccination. Some introduction has given in a previous lecture. What is the vaccination? Vaccination means the defensive power are developed in a body against the pathogen. मतलब जो पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर इंटर करते हैं उनके अगेंस्ट जो लड़ने की क्षमता है, जो डिफेंसिव पावर है, डिफेंस करने की जो पावर है, वो बनाना, वो डेवलप करना वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी because there are two type of immunity, innate and acquired immunity. And the acquired immunity are developed after birth when the pathogen are enter in a body. First, pathogen are enter in a body. सपोज कीजिए ये हमारी सेल है, इस सेल में ये पैथोजन इंटर किया और जैसे पैथोजन इंटर करता है वैसे एंटी बॉडी बनती है। किसके अगेंस्ट? इस पैथोजन के अगेंस्ट। जब इस पैथोजन के अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बनती है तो इसी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है ये एक प्रकार की एम सेल या मेमोरी सेल बनाती है। इसका मतलब जो एंटीबॉडी बना है वो एक प्रकार की मेमोरी सेल बनाती है। और ये जो मेमोरी सेल है, अगर ये पैथोजन पुनः हमारी बॉडी पर इंफेक्शन पास करता है तो ये जो मेमोरी सेल है, एम सेल जिसको हमने कहा, ये तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेगी उस पैथोजन को जो पहले से आपकी बॉडी में आ चुका था और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी थी। जब ये सेकंड बार आपकी बॉडी के अंदर आएगा तो ये मेमोरी सेल जो करेगी उसको आसानी से किल कर देगी, फ्री फ्रॉम डिजीज। जब इसको आसानी से किल कर देगी इसे हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं। सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो वैक्सीनेशन क्या है? इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ में आ गया तो वैक्सीनेशन बात समझ में आ जाएगी। सपोज कीजिए ये हमारा इंडिविजुअल है, ये ह्यूमन बॉडी है। इस ह्यूमन बॉडी के अंदर हम इनटेक कराएंगे या इंसर्ट कराएंगे क्या? इन एक्टिवेट फॉर्म ऑफ पैथोजन। इनएक्टिवेट फॉर्म ऑफ पैथोजन। इनएक्टिवेट फॉर्म ऑफ पैथोजन जब हम बॉडी के अंदर इंसर्ट कराते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है? टू डेवलप एंटीबॉडीज। क्या बनाती है? एंटीबॉडी। और जब ये एंटीबॉडी बन जाती है तो यही एंटीबॉडी भी मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब आपके बॉडी में जब वैक्सीनेशन कराया जाता है तो उस विशेष या पर्टिकुलर पैथोजन, जैसे अगर वायरल डिजीज का हम वैक्सीनेशन कराएं या टिटनेस का वैक्सीनेशन कराएं तो टिटनेस का इनएक्टिवेट फॉर्म का वायरस का स्ट्रैक आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा और जैसे बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाएगा वैसे ही आपकी बॉडी की जो लिम्फोसाइट सेल होती हैं वो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है। उसके अगेंस्ट पहले आइडेंटिफाई करती हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद जब ये पता चलता है कि ये वास्तव में हमारी बॉडी की सेल नहीं, ये तो फॉरेन सेल है, और जब रिकॉग्निशन हो जाता है कि ये फॉरेन सेल है तो हमारी जो एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है अगेंस्ट उस पैथोजन। इसीलिए अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट होना होता है।
अब कुछ लोग ये कहेंगे सर कि हमको बुखार हुआ था उसके बाद फिर से हमको बुखार हो गया, या हमें जुकाम हुआ था। जुकाम जुकाम मतलब ये है कि इन्फ्लुएंजा वायरस के दौरान हमको जुकाम होता है, कफ एंड कोल्ड, लेकिन कुछ समय बाद फिर से जुकाम हो गया। तो जिन सेलों में या जिन सेल की एंटीबॉडी की मेमोरी सेल डेवलप हो गई, हर मेमोरी सेल डेवलप नहीं करते। जिन एंटीबॉडी सेल की मेमोरी सेल डेवलप होती है वो रिकॉग्नाइज करके पुनः सेकेंडरी रिस्पांस देने लगते हैं, और जिन सेलों की मेमोरी सेल नहीं बनती है, जिस पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी मेमोरी सेल नहीं बनाती है, वो फिर से एंटीबॉडी बनती है और उससे डिफेंस करती है और उसको किल करती है। तो ये कॉन्सेप्ट है वैक्सीनेशन की। इनएक्टिवेट फॉर्म ऑफ द पैथोजन आर इंजेक्टेड इन आवर बॉडी एंड बॉडी आर रजिस्ट अगेंस्ट द पैथोजन एंड बिकॉज इट फॉर्म द एंटीबॉडी एंड द एंटीबॉडी मेक द मेमोरी सेल, और ये जो मेमोरी सेल बनती है ये पुनः पैथोजन अगर हमारी बॉडी में इंटैक्ट हो रहा है या हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट हो रहा है वो उसे किल कर देगा। तो इट इज ऑल अबाउट द वैक्सीनेशन। बात समझ में आई? चलिए, एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड एलर्जी। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड द एलर्जी। Allergy, it is not caused by the pathogen. Some atmospheric changes, some atmospheric dust, some atmospheric pollen grain. जैसे pollen grain है, अगर आपके नोजल चैम्बर से या नॉस्ट्रिल से होकर अंदर की हो जाता है तो एक प्रकार का प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जिसके कारण आपके अंदर एलर्जी आने लगती है, मतलब आपको अनकंफर्टनेस फील होता है। तो एलर्जी क्या होता है? किसी को टेम्परेचर के प्रति एलर्जी होती है, किसी को टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के प्रति एलर्जी होती है। चैप्टर क्या है? एलर्जी। जब किसी भी एटमॉस्फेरिक चेंजेस, टेम्परेचर, किसी को साउंड के प्रति एलर्जी है, किसी को अगर वाटर चेंज हो जाता है उसके प्रति एलर्जी है, या किसी को कभी कभी होते क्या है कि जो डस्ट के पार्टिकल हैं उसके कारण उसके नाकों में चले जाते हैं, वो एलर्जी हो जाती है। तो अलग अलग फैक्टर है जो एक एलर्जी का कारण। तो जो फैक्टर एलर्जी काज करते हैं उसे एलर्जेंट कहा जाता है। दोज फैक्टर which cause allergy are called allergen। उस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? एलर्जेंट कहते हैं। तो दोज फैक्टर which cause the allergy are called allergen, उसे एलर्जेंट कहा जाता है। अब वास्तव में एलर्जी में अब होता क्या है, आइए उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। The first point, X-graded immune response। X-graded मतलब uncertainty, X-graded immune response to certain antigen present in environment, present in environment।
कुछ ऐसे एंटीजन जो हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं और वो हमारे एक्सग्रेटेड इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं। एक्सग्रेटेड इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि कुछ अजीबो गरीब रिस्पॉन्स आना, एबनॉर्मल रिस्पॉन्स आना, इनग्रेटेड इम्यून रिस्पॉन्स को कहा जाता है। नेक्स्ट, एलर्जन ये जो एलर्जन क्या होता है, वही एलर्जिक सब्सटेंस जिससे एलर्जी काज होती है। एलर्जन सब्सटेंस allergen substance is response to in response to which allergy response to allergen substance is response to allergy। एलर्जन क्या होती है, वो सब्सटेंस जो रिस्पॉन्स करते हैं एलर्जी के लिए। और ये एलर्जन होते कौन कौन से हैं? पहला, डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स। नेक्स्ट, pollen spore, pollen spore। नेक्स्ट, एनिमल डंडर, एनिमल का पार्ट्स। एनिमल डंडर मतलब एनिमल का पार्ट्स। अगर ये आपके नोजल ट्रैक में जा रहे हैं तो इसे एलर्जन कहा जाता है और इसके कारण क्या होता है, एलर्जी का। जो एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती है एलर्जन के लिए, द एंटीबॉडी इन्वॉल्व टू एलर्जी या अगेंस्ट एलर्जी is IgE। तो जो एंटीबॉडी एलर्जी के अगेंस्ट वर्क करती है उसका नाम है IgE। एंड नेक्स्ट, जब ये एलर्जेंट आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो करते क्या हैं, वो दो प्रकार के रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। जब ये एलर्जेंट आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, NIN, सेरोटोनिन नाम की केमिकल सब्सटेंस का सिक्रीशन करते हैं। और जब ये सारी चीजें आपको होने लगती है तो सिम्टम्स क्या आएंगे, सिम्टम्स ऊपर लिख देते हैं। सिम्टम्स, स्नीजिंग, छींक आना, स्नीजिंग। दूसरा, वाटरी आई, आपको जब पानी आना, वाटरी आई। रनिंग नोज, running nose and difficult in breathing।
ब्रीदिंग। देखिए एलर्जी के बारे में कहा जाता है, एलर्जी आपकी जो नॉर्मल प्रोसेस है उसको एबनॉर्मल कर देना। तो एक्सग्रेटेड इम्यून रिस्पांस, हमारा जो इम्यून रिस्पांस होता है वो थोड़ा सा एक्सग्रेटेड हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है टू सर्टेन एंटीजन, जब कोई सर्टेन एंटीजन आपके बॉडी में जाते हैं। ओके, और ये जो एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आवर एटमॉस्फेयर के भी। आपको जो कुछ भी लेना होता है डायरेक्टली टेक फ्रॉम द सराउंडिंग, जो कुछ भी लेना होता है आप कहाँ से लेते हो, अपने एटमॉस्फेयर से लेते हो। और जब अपने एटमॉस्फेयर से लेते हो तो जो कुछ भी मिलना है, या पैथोजन भी आएगा, एयर भी आएगा, न्यूट्रिएंट भी आएंगे, जो कुछ भी होगा, फूड आएगा, वो सब एटमॉस्फेयर से ही है। तो सारी चीजें तो हमारे लिए फायदा है, लेकिन कुछ ऐसे एलर्जन होते हैं जो हमको हार्मफुल करते हैं। क्यों? ये जो एलर्जन होते हैं दैट सब्सटेंस व्हिच कॉज एलर्जी, तो ये हमारी बॉडी में एलर्जी कॉज करते हैं। एलर्जी मतलब हमारी जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है वो डिस्टर्ब होती है। अभी बताते हैं क्या क्या एलर्जी के सिम्टम्स हैं। तो एलर्जन सब्सटेंस इज रिस्पांस टू एलर्जी। ये जो एलर्जन सब्सटेंस होते हैं ये एलर्जी के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। एलर्जन होते कौन कौन से, जैसे डस्ट पार्टिकल, इसीलिए आजकल देखिए जो आजकल का समय चल रहा है कोरोना पीरियड, मास्क हम लोग जो लगाते हैं, इस मास्क में प्रॉब्लम ये है कि डस्ट को तो रोका जा सकता है लेकिन वायरस को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि वायरस में कहा जाता है कि इसकी जो साइज होती है 1 नैनोमीटर के आसपास होती है, और जो पोर की साइज होती है वो 300 नैनोमीटर या 3 नैनोमीटर। तो जो पार्टिकल्स की साइज है वो छोटी है, पोर की साइज बड़ी है, तो सीधे इनटेक कर लिया जाएगा, वो प्रिवेंट नहीं करेगी। बशर्ते ये है कि आपको ये डस्ट से प्रिवेंट करती है, तो डस्ट के पार्टिकल बड़े होते हैं, कैन बी टाइप। एलर्जन डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं, एंड पॉलिन स्पोर, इसका मतलब होता है कि जब डिस्पर्सल ऑफ स्पोर होता है पॉलिनेशन के लिए, तो पूरे एटमॉस्फेयर में पॉलिन ग्रेन क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, दिखते नहीं, लेकिन ब्रीथ के माध्यम से वो हमारे नोजल चैम्बर में आ जाते हैं। एनिमल डंडर, ये एनिमल डंडर जो होते हैं ये एनिमल्स के पार्ट है। मान लीजिए कि एनिमल अगर मर गया, उसके जो छोटे छोटे पार्ट हैं वो भी हवा में तैरते रहते हैं, और वो भी हमारे रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर आ सकते हैं। एंटीजन विच इन्वॉल्व अगेंस्ट द एलर्जी, कौन सा एंटीजन है वो बनता है जो इसके अगेंस्ट वर्क करता है, ये पीएमटी का क्वेश्चन है, मेडिकल का क्वेश्चन है। आईजीए इट एंटीबॉडी आर डेवलप अगेंस्ट द एलर्जी। इसमें जो केमिकल रिएक्शन होते हैं और जो केमिकल सब्सटेंस का सेक्रेशन होता है ड्यूरिंग द एलर्जी, उसको बोलते हैं हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन ये दो प्रकार के एंटी रिएक्शन होते हैं, एंटी एलर्जी रिएक्शन होते हैं, जिसमें हिस्टामिन और सेरोटोनिन नाम का सब्सटेंस बनता है। और ये करता क्या है, कई सिम्टम देते हैं, जैसे स्नीजिंग, छींक आना, लगातार छींक आती है बिना जुकाम के, बिना वायरल इन्फेक्शन के। दूसरा वाटरी आइज, आंखों से पानी आना, कभी कभी होता है कि आंखों में इन्फेक्शन होता है तो आंखों से लगातार पानी आता है, उसको वाटरी आइज बोला जाता है। रनिंग नोज, आपके नोज से जो होता है वो आपकी नोज होती है जो लगातार म्यूकस का सीक्रेशन करती है, उसको रनिंग नोज कहा जाएगा। एंड डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, और कभी कभी ये स्थिति हो जाती है कि सांस लेने में सफोकेशन होने लगता है, कंजेशन फील हो जाती है, क्योंकि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस का डिपोजिशन हो जाता है। जैसे आजकल इसमें हो कोविड-19 में यही है कि आपके नोडल पैरासाइट में वायरस का जब इन्फेक्शन होता है तो वायरस म्यूकस का सिक्रीशन करती है, और जब वायरस का ज्यादा सिक्रीशन होता है तो उस कंडीशन में जो एयर है वो एक्सचेंज लंग के थ्रू प्रॉपर नहीं हो पाती। तो ऐसे कंडीशन में आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, कंजेशन होने लगता है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, और ऐसे कंडीशन में आप घबरा जाते हैं। और घबरा इसलिए जाते हैं कि आपको ब्रीदिंग, क्योंकि ब्रीद ऐसी चीज है कि आपने खाना खा लिया तो 4 घंटे बाद खाएंगे, ब्रीदिंग तो आपको लगातार करनी होती है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे पेशेंटों को हम लोग वेंटिलेटर पे ले जाते हैं। वेंटिलेटर का मतलब ये है कि हम हाई इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन को नाक के द्वारा लंग तक पहुंचाने का काम करते हैं।
और जब हाई इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन को अगर नोजल चैम्बर से लेकर लंग तक पहुंचाएंगे तो हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम कम आएगी। यही हो रहा है आपके इस समय प्रेजेंट टाइम में जो पेंडेमिक डिजीज कोरोना है, उसमें यही मेन कारण है। जो इन्फेक्शन है उसके नोजल चैम्बर से होता हुआ उसके अंदर ट्रैकिया में पहुंचकर म्यूकस का सिक्रीशन कर देता है। तो ये हमने जो आपको बताया दैट इज द एलर्जी, दैट इज द एलर्जी। आइए हम लोग पढ़ते हैं एंटीबॉडीज, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। Structure of antibody, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज। किसका स्ट्रक्चर पढ़ना है अब ध्यान से सुनिए। those cell which form antibodies are called B lymphocytes। कौन से बनाती है एंटीबॉडी? इसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। क्या करती क्या नहीं करती सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करते हैं, कैसे वर्क करती है बाकी इसकी बाद में डिस्कस होगी। लेकिन आइए पढ़ते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बनाता है, मान लीजिए ये आपकी सेल है जिसको आपने बोला बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट ये हमारी सेल है जिसको हमने कहा बी लिम्फोसाइट। ये जो बी लिम्फोसाइट है ये जब मल्टीपल डिवीजन करेगा, क्या बना करेगा? मल्टीपल डिवीजन करेगा तो प्लाज्मा सेल बनाता है, प्लाज्मा सेल। और ये जो प्लाज्मा सेल होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं एंटीबॉडी। ये इसका कॉन्सेप्ट। तो लिम्फोसाइट तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। तो B lymphocyte only undergo the multiple division to form the plasma cell, and plasma cell are synthesized in large number of the antibodies। एक तरह का प्रोटीन में पार्ट होता है, प्रोटीन का पार्ट है एंटीबॉडी, जो प्रोटीन का बेसिकली बना होता है। दो हैवी और दो लाइट, दो हैवी और दो लाइट अमीनो एसिड की या प्रोटीन की, अमीनो प्रोटीन की चेन होती है। उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ये जान लीजिए कि जो बी लिम्फोसाइट है ये undergo the multiple division to form the plasma cell, and the plasma cell synthesize the antibodies। दूसरा है जिसको हमने बोला T lymphocyte। T lymphocyte also a cell, WBC cell, it only support, it also called the helper cell। अगर हम इस सेल की बात करें, ये हमारी सेल है जिसको हमने T lymphocyte बोला, तो इसको हम बोलते हैं हेल्पर सेल। ये प्रोसेसिंग का काम करते हैं, ये एंटीबॉडी नहीं बनाते। ये बी लिम्फोसाइट को
मैसेज कन्वे करती है और बार बार कहती है कि आप एंटीबॉडी बनाओ। तो एंटीबॉडी बनाने का जो मेन काम है, मेन वर्क एंटीबॉडी बनाने का है, वो है बी लिम्फोसाइट का। और टी लिम्फोसाइट एक तरह का हेल्पर सेल है जो केवल सपोर्ट करती है, प्रोसेसिंग करती है, मैसेज को पढ़ती है, एंटीबॉडी को सर्च करती है और बी लिम्फोसाइट को देती है, उसे कहती है कि ये जो एंटीजन आया है ये हमारी बॉडी का नहीं है, ये हमारी बॉडी के बाहर का है, और तुरंत आप प्लाज्मा सेल बनाना स्टार्ट करो। ज्यादा से ज्यादा जब प्लाज्मा सेल बनती है तो वो जो प्लाज्मा सेल है एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है। ये इसका फंक्शन है। तो आइए हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर देखिए, एंटीबॉडी बेसिकली अमीनो प्रोटीन की बनी होती है। एंटीबॉडी इज मेड अमीनो प्रोटीन। किसकी बनी होती है? अमीनो प्रोटीन की। और ये जो अमीनो प्रोटीन होते हैं ये होते हैं दो लाइट और दो हैवी, H2L2। दो चैन होती है, हैवी H फॉर हैवी, और L फॉर लाइट। तो दो प्रकार प्रोटीन की चैन होती है, एक होती है हैवी चैन और एक होती है लाइट चैन। बात समझ में आई? तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। ये है हमारी दो हैवी चेन, और ये दो हमारी है लाइट चेन। ठीक। अब अगर इसको हम कुछ ऐसे बनाएं, ये प्रोटीन की चेन है, ये हमारी लाइट चेन है, ये हमारी लाइट चेन है। दिस इज द लाइट चेन और दिस इज द हैवी चेन। तो एंटीबॉडीज दो हैवी चेन और दो लाइट चेन के पेप्टाइड चेन की बनी होती है। ये जो पेप्टाइड चेन होते हैं ये क्या करते हैं? अमीनो एसिड का क्या करते हैं? एंटीबॉडी बनाने का। अब इसमें होते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्या होते हैं? एंटीजन बाइंडिंग साइट। इसका मतलब ये जो एंटीजन है वो यही आके बाइंड होगा। एंटीजन बाइंडिंग साइट। दैट इज एंटीजन बाइंडिंग साइट। और ये एंटीजन बाइंडिंग साइट ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है इसको बोलते हैं पैराटॉप। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी। और इसमें जुड़े होते हैं लगभग 16 सल्फर ब्रिज। सल्फर ब्रिज
कितने होते हैं? करीब 16 सल्फर ब्रिज जो इन चेन को आपस में बाइंड की। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। अब इसमें है क्या? इसमें ये है कि एंटीबॉडी इज द मेटल ऑफ द इम्यूनो प्रोटीन, एक तरह का इम्यूनो प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसकी कंडीशन है। इसमें दो लाइट चेन होंगी और दो हैवी चेन। ये दो लाइट चेन है और ये दो हैवी चेन। ये दोनों चेन आपस में जो बाइंड होती है वो सल्फर ब्रिज, इनके बीच में अगर टोटल सल्फर ब्रिज की बात करें, मतलब जो दोनों को बाइंड करती है, वो उसकी संख्या 16 होती है। तो 16 सल्फर ब्रिज होते हैं। ये लाइट और हैवी चेन को आपस में, या पॉलीपेप्टाइड चेन को आपस में बाइंड करते हैं। ये इसका वेरिएबल साइड है। इसका मतलब अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज का एक्टिव साइट होगा। इसका मतलब ये एंटीजन बाइंडिंग जो साइट का ये शेप है, जिसको आपने पैराटॉप कहा, ये जो पैराटॉप होता है इसकी साइज अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडी बनती है। और अलग अलग एंटीजन, अगर मान लीजिए एंटीजन यहाँ से जुड़ता है, सपोज कीजिए एंटीजन यहाँ से जुड़ रहा है, ये जिस एंड से ये जुड़ेगा, ये सपोज कि यहां से जुड़ा, ये हमारा एंटीजन है। अब ये एंटीजन जब यहां से जुड़ता है तो एंटीजन का जो स्पेसिफिक साइट है जो एंटीबॉडी से बंध रहा होता है, या आप ये कह लीजिए कि एंटीजन बाइंडिंग साइट से जो एंटीजन बाइंडिंग साइट से जहां ये एंटीजन जुड़ेगा, जहां एंटीजन जुड़ेगा उसको हम बोलेंगे एपिटॉप। एपिटॉप। तो एपिटॉप is the binding site of the antigen and paratope is the binding site of the antibody। तो दोनों का जो आपस में जैसे लॉक एंड की थ्योरी है, लॉक एंड की थ्योरी में ये कहा जाता है कि जो हमारी चाबी होती है वो एक पर्टिकुलर ताले पर ही फिट होती है और एक पर्टिकुलर ताले को ओपन करती है। उस चाबी को किसी और ताले पर अगर यूज करेंगे तो ओपन नहीं करेगी। सिर्फ उसी तरीके का लॉक एंड की एडजस्टमेंट है कि एपिटॉप और पैराटॉप जब आपस में एक दूसरे को सेट करेंगे तभी जाके वो एंटीबॉडी उस एंटीजन पर रिएक्ट करेगी। ऐसा नहीं होता तो मान लीजिए कि कोई एंटीजन यहाँ आ जाता और ये एंटीबॉडी उस पर वर्क कर देती, तो ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो बाइंडिंग साइट है वो एक दूसरे से लॉक एंड की थ्योरी पर बेस्ड होगा। बात समझ में आई? एंड और क्या इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन होगी। देन जब हमने बताया कि बाइंडिंग साइट इज कॉल्ड द पैराटॉप एंड बाइंडिंग साइट ऑफ द एंटीजन इज कॉल्ड द एपिटॉप। तो ये से बनता है। अब कितने प्रकार के एंटीबॉडीज हैं? नंबर ऑफ एंटी बॉडी जो अभी तक रिकॉग्नाइज की गई है, मेनली होते तो बहुत प्रकार की है, जो मैंने रिकॉग्नाइज की है नोट कर लीजिएगा। IgA, मेन एंटीबॉडी, नेम ऑफ द एंटीबॉडी IgA। IG मतलब इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन, that is called the IgA। IgA, IgM, immunoglobulin M, and IgE and IgG। ये चार प्रकार के एंटीबॉडीज हैं जो हमारे बॉडी को बेसिकली रेजिस्ट करती है। इसके अलावा और भी हैं लेकिन मेनली ये चार हैं। इम्यूनोग्लोबिन IG मतलब इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन M, इम्यूनोग्लोबिन E एंड इम्यूनोग्लोबिन G। तो ये हमारा एंटीजन है। अब आइए इंटरैक्शन कराते हैं, कैसे इंटरैक्ट करते हैं ये हमारी बॉडी में, किस प्रकार से ये इंटरैक्शन करते हैं। ये फिगर नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। जैसे सपोज कीजिए ये आपका ब्लड वेसल्स है,
हमारे सपोज कीजिए ये हमारे एंटीबॉडीज हैं जो चल रहे हैं। अब यहां से ये एंटीजन है, ये बॉडी पूरी ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, एंटीबॉडी चल रहा होता है। अब ये जो एंटीजन है, अब वो ये हमारा एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी के साथ जाएगा, वैसे ही इसका जो एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट है, जिसको हमने पैराटॉप कहा, एपीटॉप एंड पैराटॉप इंटरेक्शन। मान लीजिए कि ये हमारा बाइंडिंग साइट है, और इस बाइंडिंग साइट से ये एंटीजन और ये बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी, बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी, इसको हमने क्या बोला, पैराटॉप। और इसका जो एंटीजन का जो एक्टिव साइट होगा उसको क्या बोलेंगे, एपीटॉप। तो एपीटॉप एंड पैराटॉप पर इंटरैक्शन होगा। जब एपीटॉप पैराटॉप आपस में इंटरैक्ट करेंगे, उस समय जो एंटीजन है वो एंटीबॉडीज को किल कर देगा। इसका मतलब सबसे पहले क्या है, इंटरैक्शन बिटवीन द एंटीजन एपीटॉप एंड पैराटॉप। अगर एंटीबॉडीज है तब तो मेमोरी सेल, आपने कहा था मेमोरी सेल सिंथेसाइज की रहती पहले से ही, तो एंटीजन जब जाता है रिकॉग्नाइज करती है और वो जाके इंटरैक्शन करेगी दोनों के बाइंडिंग साइट पर। ये बाइंडिंग साइट एपीटॉप एंड पैराटॉप दोनों आपस में बाइंड करेंगे, और जब बाइंड करेंगे तो एंटीजन को डीनेचर कर देंगे, और जब एंटीजन डीनेचर होगा तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। ओके गाइस, it is all about the immunity, it is the structure of the antibody, how to function the antibody against the antigen. Okay guys, thank you.